हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जिनको भी किसी भी सीरीज के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना 9667836336। यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो चैप्टर है हमारा मेन की टॉपिक तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब जो ये सीरीज है वो किसके ऊपर है, इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। वो भी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सेमेस्टर 2 के अंदर इसका एग्जाम देने वाले हैं। आज हम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज के अंदर टोटल मिला के 12 चैप्टर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 30 से 40 वीडियोज में कम से कम तो बनेंगे ही, आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हो जाए और ये सीरीज हमारी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एक सिंपल सी बात है, नाम क्या इस प्लेलिस्ट का, इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको कम से कम मैथ्स तो आनी ही चाहिए। अब मैथ्स कौन सी क्लास की, इसमें हर क्लास की मैथ्स है, 9 से लेकर 12 तक हर एक क्लास की मैथ्स इन्वॉल्व होगी। अब बात है भैया, कई जन ऐसे हैं जिनको पास 11 12 मैथ पढ़ी ही नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक्सप्लेन मैं इस तरीके से करूंगा कि जिन बच्चों को 11वीं 12वीं की मैथ्स नहीं भी आते वो भी इस टॉपिक को समझ जाएंगे। अब जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो 12वीं की मैथ्स में था, जिसका नाम क्या है, वेक्टर। जिन लोगों ने वहां नहीं पढ़ा वहां तो काफी डीप में था, लेकिन यहाँ पे डीप में नहीं है। सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। उतना ही आ रहा है, मतलब कुछ तुच्छ टॉपिक आ रहे हैं बस। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं यहाँ पे, तो लेसन नंबर 1 क्या है, वेक्टर स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले समझते हैं वेक्टर होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो वेक्टर है वो क्यों आया था, तो उसके हम थोड़ा सा फिजिक्स में घुसते हैं। तो फिजिक्स के अंदर ना दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ क्या होता है, एक नंबर होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। यानी कि वेक्टर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसे यहां पर देखो, क्वांटिटी में दो तरह की, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसका एग्जांपल समझो थोड़ा सा। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड और वेलोसिटी। अब कई ने बचपन में पढ़ तो लिया है 9 10th की साइंस में, भाई 9 10th तो सबने पढ़ रखी है। वहां पे लोगों ने पढ़ा होगा दो वर्ड, एक तो स्पीड पढ़ी होगी, दूसरा पढ़ा होगा वेलोसिटी। अब दोनों को डिफरेंस, दोनों में जो डिफरेंस करना है ना वो कई लोगों को नहीं आता होगा। कई लोगों को क्या लगता होगा कि स्पीड भी सेम चीज है, वेलोसिटी भी सेम चीज है। नहीं, थोड़ा सा फर्क है, वो समझते हैं। देखो स्पीड जो है उसमें हम जो बात करते हैं, मान लो कि हम बोलते हैं कि भाई कोई जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, तो हमने स्पीड तो गिवन दे दी, लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं दी हमने, क्यों, किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि स्पीड तो है, क्या है वो तो पता होनी ही चाहिए, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर, पर डायरेक्शन भी गिवन होना चाहिए, गिवन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पर्सन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, स्पीड के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। यानी कि जहां पे हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन हो और हमारे पास स्पीड भी गिवन हो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड गिवन हो, क्या हो जाएगी हमारी, वो तो स्पीड रहेगी। और ऐसी चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वर्ड भी सुन रखे होंगे आप लोगों ने पहले, जो लोग बचपन में पढ़ते थे। हाँ, जो उम्र में कंचे खेलते होंगे उन्हें क्या ही पता होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी बात करता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, इसको तो सबने देखा ही होगा बचपन में, ABCD, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल तो आ गया। अब मैंने क्या देखा कि भाई मुझे है ना, किसने बोला कि तेरे को A पॉइंट से C पॉइंट पे जाना है। अब कई जने क्या बोलेंगे कि पहले मैं A से B जाऊंगा फिर B से C जाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो आपको बोला है कि A से D जाना है, अब A से D जाना है तो उसका तरीका क्या है कि पहले मैं A से B जाऊं, ठीक है, और B से C जाऊं और C से D जाऊं। भाई ये निहायत ही पागल लड़का होगा जो पहले A से B जाएगा फिर B से C जाएगा C से D जाएगा, यानी कि बहुत ही वेला आदमी है। क्योंकि जब मेरे को A से D जाना, मुझे दिख रहा है कि A से D ये जो है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कि एक पर्सन A से D चला गया तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पहले वो किस पोजीशन में था, अब वो किस पोजीशन पे है, लेकिन वो ऐसे जा रहा है, A से B, B से C, C से D, ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं A से D गया, सपोज करो कि 5 मीटर है,
मैं ए से डी गया और डी से फिर वापस ए पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5 मीटर जाने के लिए, 5 मीटर आने के लिए 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो 0, क्योंकि पहले भी मैं ए पॉइंट पे था, अब भी मैं ए पॉइंट पे हूं, तो ये चीज होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड नंबर, और डिस्प्लेसमेंट बाकी वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी गिवन होती है, डायरेक्शन का पता लगता है कि हम कहां पे हैं, तो इसलिए। तो उम्मीद है आपको तो क्लियर होगा कि वेक्टर होता क्या है और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में किस तरह का डिफरेंस होता है, किस तरह का डिफरेंस होता है। अब समझते हैं वेक्टर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो जैसे ये एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये कैप को दिखाता है। अब ये कैप क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर ये एक वेक्टर एग्जांपल लिया मैंने, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, जहां पे ए बी सी क्या है, आई जे के कोफिशिएंट, यानी कि ए है आई कोफिशिएंट, जे है बी है जे कोफिशिएंट, और सी है के का कोफिशिएंट। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया चलो ठीक है हमने वेक्टर एग्जांपल दिया, आप लोगों ने सुना होगा बचपन में 2 तरह के प्लेन्स होते थे, एक तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जहां पे हम एक्स और वाई की बात करते थे पॉइंट्स को शो करने के लिए। अब जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर प्लेन, या फिर वेक्टर स्पेस कह सकते हो आप इसे, वेक्टर प्लेन, जहां पे हम आई जे के को यूज करते हैं एक्स वाई जेड की जगह। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास एक वेक्टर एग्जांपल। इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख भी सकता हूं, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक तरह से एक और वेक्टर एग्जांपल। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अब क्या कि इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अंडर द रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। सपोज करो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे निकालोगे, अंडर दी रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 कितना हो गया 29, यानी कि √29 यूनिट्स का हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो जैसे सपोज करो मैं इसको मान लेता हूं कि कोई ए वेक्टर है, तो इसको हम दिखा लेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, खत्म हो गया। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। और अब एक बात और, मैग्नीट्यूड के ऊपर ना एक निशान होता है। सपोज करो मैं 2 पॉइंट से कोई वेक्टर बनाता हूं, अब बात में 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना भी आता है बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने कोई ए पॉइंट लिखा मैंने 1 2 3, फिर मैंने कोई बी पॉइंट लिखा 4 5 6। अब मैंने 2 पॉइंट लिख लिए, अब कोई आपको बोल ले कि इन 2 पॉइंटों से एक वेक्टर बना दे, यानी अब क्या बोल दे, ए बी वेक्टर निकाल दो। अब ए बी वेक्टर का मतलब पता है क्या होता है, कि जहां पे ए वेक्टर जो है वो ए से शुरू हुआ है और बी पे खत्म हो गया है, यानी कि ए को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, बी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। और कभी भी अगर 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर देते हैं, यानी कि 4 में से बन गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गया 3 जे कैप, और 6 में 3 गया 3 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड तो मैं निकालना सिखा चुका हूं, तो ये बन गया हमारा ए बी वेक्टर। अब बात यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया ए बी वेक्टर और क्या बी वेक्टर सेम होता है, बिल्कुल नहीं। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हो गया, बी वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर बी से शुरू होगा ए पे खत्म होगा, यानी कि डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। अब जो यहां पे इनिशियल पॉइंट था ये वाला, वो यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर मुझे बी वेक्टर निकालना है तो मैं ए में से बी को माइनस करूंगा, तो 1 में से 4 गया क्या आएगा, माइनस का 3 आई कैप, 2 में से 5 गया माइनस का 3 जे कैप, और 3 में से 6 गया माइनस का 3 के कैप। इसको बोलते हैं डायरेक्शन में चेंज करना, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। यानी कि ये हमारा पॉजिटिव वेक्टर, ये हमारा नेगेटिव वेक्टर, ये कह सकते हो आप। तो वेक्टर एग्जांपल दे दिया, मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है नोम। नोम का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज रेफर्ड टू एज वेक्टर नोम और द वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि नोम को हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि भैया ऑर्थोगोनल क्या होता है। अब एक सब ध्यान रखना, सपोज करो एक बात को कि भाई मान लो 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तुम क्या बोल देंगे, वो ऑर्थोगोनल है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कई जनों का परपेंडिकुलर का मतलब भी नहीं पता होगा, पता नहीं कहां से आ गया वो कॉलेज के अंदर, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। भाई ऐसा दिखता है कुछ परपेंडिकुलर, आपने सिंबल पढ़ा होगा बचपन में,
ये मान लो कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे एक खास बात और होती है, क्या कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, यानी कि जब मैं ए की बी से डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, इस केस में 0 बोलते हैं, कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों क्या आएगा, 0, खत्म। तो और यहां पर एक भी दिया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अभी समझाऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल ये रटो कि हाँ ये 0 होता है। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में क्या क्या आएगा वो डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युटेटिव। ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इसमें क्या है कि अगर आप u वेक्टर में b वेक्टर जोड़ो चाहे b में u जोड़ो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, इनके दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। इसके बाद एसोसिएटिव, इसमें क्या होता है कि पहले मैं u और v को जोड़ूं और फिर u और v वेक्टर को जोड़ूं, उसमें w जोड़ूं, वो बराबर आएगा कि पहले v और w को जोड़ लेता हूं बाद में u जोड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कि पहले आपकी वही मैथ की तरह है। जैसे सपोज करो मान लो आपको ये बोलूं कि 2 + 3 + 5, कि पहले मेरे भाई 2 और 3 जोड़ फिर 5 जोड़ियो, तो 2 और 3 5, 5 और 5 फिर भी आंसर 10 आएगा। फिर मैं ये कहूं कि पहले 5 और 3 जोड़ लो तो कितने होंगे 8, और फिर 2 जोड़ना तब भी 10 आएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पे है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करते हो तो उस वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम एज नंबरों की तरह। आप किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में कोई सा नंबर ले लो, उसमें आप 0 ऐड कर लो या 0 माइनस कर लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वही सेम बात यहां पे भी अप्लाई होती है। अब क्या आता है हमारा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसके थोड़ा समझते हैं। इनवर्स को, इनवर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एडिटिव, दूसरा हमारा क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, अब बात है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में। सपोज को बात करूं 5 की, कि 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। यानी कि जब भी हम किसी नंबर के पास उसका एडिटिव इनवर्स लेके आते हैं ना तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। जैसे 7 का एडिटिव इनवर्स -700 का, -100 500 का, -500। ठीक है, लेकिन अब एक बात ये आती है कि भैया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बता दो, क्या हो जाएगा 1/5। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर के पास उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेके आते हैं उसका आंसर 1 आता है। 5 से 5 कट गया 1 आंसर बनेगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, 10 का 1/10, 100 का 1/100। ठीक है, सिम ऐसे ही। अब आगे देखो, तो वही बात क्या एडिटिव इनवर्स की, तो u में क्या जोड़ा, माइनस का u, क्या आंसर आया 0। अब आता है हमारा अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बात, वो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बात है डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसमें ये है कि c है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, c एक अलग वेक्टर है और u और v में क्या कर रहा है प्लस कर रहे हैं, तो आप c को u से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और c को v से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो c की मल्टीप्लाई u से भी होगी और c की मल्टीप्लाई v से भी होगी। अब आता है हमारा एसोसिएटिव, इसमें क्या है c du। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने d और u वेक्टर की मल्टीप्लाई कर ली, फिर हम उसकी c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर पहले हम c और d की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाद में u से करेंगे। अरे अब एक इजी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे को 2, 3 और 5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी कोई बात कॉम्प्लिकेट लगे ना सिंपल नंबरों में सॉल्व कर लिया अगर आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो पहले मैं 2 और 3 गुणा कर लेता हूं, कितना आंसर आया 6, 6 पंजे कितना होगा 30, तब भी 30 आएगा ना। या फिर पहले ऐसे कर लो 5 और 3 गुणा कर लो 15, 15 गुणा तो कितना होगा 30, तो आंसर सेम ही आने वाला है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बात कर चुका हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यहाँ पे देखो कि अगर 1 की u से मल्टीप्लाई करेंगे u ही आएगा, यानी कि दुनिया में किसी भी नंबर को ना तो 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ना ही 1 से डिवाइड करने में फर्क पड़ता। तो वही बात यहाँ पे है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 1 की u से मल्टीप्लाई करोगे u ही रहेगा। इस बात को एक और तरीके से बताऊं, दिखाता हूं अभी एक चीज। 1 × u लिखा हुआ है ना, u को वहां भेजो और u वहां जाए क्या हो जाएगा, u वहां जाए क्या हो जाएगा 1/u। अब ये u है और ये उसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मैंने अभी भी आपको एक बात समझाई थी कि अगर किसी भी नंबर के पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके आते हैं ना उसका आंसर 1 आता है। वही सेम प्रॉपर्टी यहां यूज कर रखी है। और इसी बात को मैं भी लिख सकता हूं कि u प्लस में u की पावर सॉरी मल्टीप्लाई में u की पावर -1। अब कईयों को ये समझ नहीं आया होगा, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, मैं याद दिलाता हूं, है ना। एक बचपन में प्रॉपर्टी थी, 7th 8th में पढ़ रहे थे कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, मतलब a की पावर मान लो -m है, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में a की पावर m।
तो ये चीज ध्यान रखना। तो बस ये हो गया। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक तो नहीं, इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, समझ लेते हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम चलेंगे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर पे, और फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की वीडियो समझ में आ रही है। ध्यान रखना, कई बोलोगे कि भाई आप यहाँ पे बीच में लिख रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ब्लैक मार्कर से लेकर सारा कंटेंट पहले का था, ब्लैक और ब्लू का, रेड सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब अगर देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर मैं आपको समझाऊं तो कौन कौन से हैं। पहला क्या आता है, यूनिट वेक्टर। अब बात है ये भैया, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है, दुनिया कोई सा भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में इतने मामूली क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपको एक वेक्टर दे देगा कोई सा भी। सपोज करो मैंने ये वेक्टर लिखा था, कहां गया वो नमूना, ये रहा 3i कैप 3j कैप 3k कैप, ये वेक्टर दे दिया। वही बोलेगा इस वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बताइए कैसे बनाओगे, तो एक बात समझाता हूं कि पहले तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो सपोज करो ए कोई वेक्टर है, और इस कैप का मतलब भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है। मैंने कहा था ना कैप का मतलब समझाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे कैप यूज हो रहा था, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है, समझ जाओ यूनिट वेक्टर है। दुनिया का कोई से वेक्टर हो, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, उसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर को डिवाइड कर दूं इसी के मैग्नीट्यूड से, तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब बात इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, निकालना सिखाई रखा है मैंने आपको, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो मैंने क्या कहा था, अंडर द रूट आई वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, फिर अंडर द रूट 3 का स्क्वायर फिर से 9 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा। अरे भाई जो माइनस लगे हुए ना, इनका स्क्वायर भी 9 ही आएगा, पता लगे कहीं लिख के बैठ जाओ -9, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करते ही चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आंसर ही आता है। अब देखो 9 और 9 कितने हो गए, 18 प्लस 9 27 आ गया। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3√3, तो ये आएगा हमारा। ठीक है, तो √27 था ये, इसका आंसर क्या होगा, 3√3। अब बस डिवाइड कर दो इस वेक्टर को इससे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। चलो बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां देखते हैं बना के, तो ये आपका बनेगा ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बनेगा हमारा, 3/3√3 आई कैप प्लस में 3/3√3 जे कैप प्लस में 3/3√3 के कैप। और बात ये 3√3 कैसे बचाएं, 27 का एलसीएम ले लेना। 27 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आंसर बनेगा, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 3 9, 9 3 27। और जब भी रूट के अंदर जोड़े होते हैं, सेम नंबर होते हैं, यानी कि पेयर्स में होते हैं, तो एक पेयर बाहर आ जाता है, उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। वही सेम कंसेप्ट यूज किया था मैंने। अब देखो इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया। अब क्या बच गया, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में, वो क्या, वो तुम्हें फिर से एक ऐसा वेक्टर देगा, कौन सा भी दे देगा, ऐसा वेक्टर दे दिया जो नहीं कि सेम टू यही हो, कोई वेक्टर दे दिया, मतलब नंबर्स को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। तो वेक्टर दिया और क्या बोलेगा, इस वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, कुछ ही हो सकता है वो। तो क्या करोगे ऐसे केस में, उस वेक्टर का जो वेक्टर बनाना तुम्हें आता है, मान लो तुम्हें मैग्नीट्यूड 8 बनाना नहीं आ रहा, 10 बनाना नहीं आ रहा, 50 बनाना नहीं आ रहा, उसका यूनिट वेक्टर बनाना आता है, तो पहले क्या बनाओगे, उसका यूनिट वेक्टर, जैसे मैंने बनाया। ठीक है, अब वो जोन सा वेक्टर बोलेगा ना कि इससे कैसा वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहां आना ब्रैकेट सिंपल सा, और यहां पे 8 से गुणा कर देना। अगर बोल रहा है मैग्नीट्यूड 10 वाला वेक्टर बना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 अगर 100 वाला बोल रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम वही चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। अब ये हो गया हमारा कंसेप्ट खत्म किसका, यूनिट वेक्टर का। दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को हम कोलिनियर कब बोलते हैं और पैरेलल कब बोलते हैं। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो एक लाइन के ऊपर ही हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं पॉइंट्स की बात कर लूं, सपोज मैंने 3 पॉइंट ले लिए, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो क्या बन जाता है, कोलिनियर। और कोलिनियर प्रूफ करेंगे ना, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर मेथड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर 3 पॉइंट हमारे कभी भी एक लाइन के ऊपर होते हैं तो उससे कभी भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर कोई हो भाई वो थोड़ा मैथमेटिशियन करके दिखा देना, अगर 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर होंगे तो उससे कभी भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो उसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। अब आती प्रूफ कैसे करोगे इस चीज को। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप यहां तक उतार लो, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसे, उसके बाद ना हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार पहले यहां तक उतार लो, वरना ज्यादा बन जाएगा बहुत बुरे तरीके से। उतार लो पहले यहां तक। चलो सर, अब हम आगे देखते हैं।
तो कोलिनियर वेक्टर आपको बता चुका हूं, पैरेलल वेक्टर मैं आप लोगों को बता चुका, सॉरी बताना था ये तो कोलिनियर वेक्टर होता क्या है। सपोज करो मैं दो वेक्टर बनाता हूं, एग्जांपल यहां पे लेते हैं कोलिनियर वेक्टर का। तो अब कांसेप्ट किसका आता है, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। सपोज करो मैंने ये वेक्टर लिया a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर लिया मैंने यहाँ पे a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। अब मुझे प्रूफ करना है कि कोलिनियर है फिर पैरेलल है। उसके लिए मात्र एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि i वाले के अपॉन में i वाला, यानी कि a1 अपॉन a2, ऐसे j वाले के अपॉन में j वाला, b1 अपॉन b2 और k वाले के अपॉन में k वाला, c1 अपॉन c2, तीनों बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। इसी बात को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं कि ये दूसरे वाला वेक्टर है ना, वो इसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सपोज करो मैंने कोई एक वेक्टर लिया एग्जांपल के तौर पे i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप, मैंने दूसरा वेक्टर लिया 2i कैप 4j कैप और 6k कैप, ये लिया मैंने वेक्टर। अब चेक करना एक बार i वाले के अपॉन में i वाला, तो 1/2, 2/4 क्या होता है 1/2, 2 से 4 कट जाएगा ना, फ्रैक्शन में सिंपलीफाई कर दूंगा, और 3 की टर्म में 6 2 पे आता है 1/2, तीनों बराबर आ गए, हो गया प्रूफ कोलिनियर। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दूसरे वाला वेक्टर है ये पैरेलल है 2 टाइम्स है। अब यहां से एक बात और भी आ सकती है कि मैं अगर यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर, मतलब पैरेलल अभी भी है पर उल्टी डायरेक्शन में पैरेलल है, तो भी चीज ध्यान रखना। तो अभी हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर कंसेप्ट खत्म। फिर क्या आता है जीरो और नल वेक्टर बताने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यूज क्या हो, मतलब जो जीरो हो नल हो, यानी कि जहां पे i वाला j वाला k वाला तीनों क्या हो जीरो हो, तीनों कोएफिशिएंट क्या हो जीरो हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जीरो और नल वेक्टर का एग्जांपल बनेगा 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप। तो ये बन गया हमारा जीरो और नल वेक्टर का एग्जांपल। ठीक है, अब हम बनाते हैं नेगेटिव वेक्टर। अब ये बताया किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो क्या होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर होता है। सपोज को मैं एक वेक्टर लिखता हूं वैसे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये बन गया हमारा a वेक्टर। अब मैं निकालता हूं माइनस a वेक्टर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे वेक्टर की, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये हमारा क्या बन गया नेगेटिव वेक्टर। अब आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। अब देखो नाम क्या है, को इनिशियल वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो पर टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हो। सपोज करो मैंने एक ओ पॉइंट लिया, यहां पे मैंने ऐसा बनाया OP OQ OR। अब जो ये OP वेक्टर है, OQ वेक्टर है, OR वेक्टर है, इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है हमारा O, लेकिन PQR हमारे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, यानी कि तीनों हमारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल पॉइंट। तो ये हो गए, तो को इनिशियल वेक्टर भी हो गया, नेगेटिव वेक्टर भी हो गया, जीरो भी हो गया, कोलिनियर भी हो गया, यूनिट वेक्टर भी हो गया। हमारे पास 500 टाइप्स के वेक्टर आ चुके हैं। अब आता है हमारा ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर, यानी कि आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक। अब बात आती है दो वेक्टर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अरे यार मार्कर, हाँ अब देखते हैं यहाँ पे ए वेक्टर। अब ए वेक्टर माइक तो ना मेरा माइक ऑन है। ए वेक्टर जो है वो क्या है 2i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप। मैंने कोई भी ए वेक्टर ले लिया, कोई भी वी वेक्टर लिया मैंने i कैप प्लस में माइनस में 2j कैप प्लस में 4k कैप, प्लस माइनस सिंबल पूछ सकते हैं। अब मान लो मुझे ए और बी वेक्टर को ऐड करना है। अब मेरे को क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बहुत ईजी ऐड करना, मतलब i वाला i वाले से ऐड होगा, j वाला j वाले से, k वाला k वाले से। सेम में ऐसे ही जैसे अलजेब्रा में होता है कि x वाला x वाले से ऐड होता है, y वाला y वाले से, z वाला z वाले से, सेम ऐसे यहाँ पे। तो i वाले को i वाले से ऐड करूंगा तो 2i प्लस में i क्या हो जाएगा 3i कैप, j वाला j वाले से ऐड होगा तो 2j, और देखो अरे ये देखो प्लस का 2j, ये माइनस 2j, दोनों कट के खत्म हो जाएंगे, बस खत्म हो गए। और 3k प्लस में 4a क्या हो जाएगा हमारा 7k, ये बच गया बस खत्म। ये हमारा क्या आया a प्लस बी का आंसर। सपोज को आपको निकालना है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब जब मैं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूंगा तो देखो i वाले में से i वाला माइनस होगा तो 2i में से i गया, क्या बच गया सिर्फ एक i। भाई दो टॉफी में से एक टॉफी गायब होगी तो क्या बचेगी, एक टॉफी तो बचेगी। सेम ऐसे 2j में से घट गया, घटा का 2j, ऐसे सोल्व करने से देखो 2j में से माइनस हो गया माइनस का 2j, तो मेरे भाई बाप बता माइनस माइनस प्लस नहीं होता क्या, हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2j 4j, तो बस ये हो जाएगा हमारा 4j कैप। ठीक है, और 3k में से क्या 4k, तो 3k में से 4k घट रहा है भाई, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, क्या बचेगा माइनस का k। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना इजी था ना, दो वेक्टर्स को ऐड करना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन अब क्या आता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं तो ध्यान रखना
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से होती है। एक तो डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर, आपको ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसका ऐसे लिखते हैं डॉट को, ए डॉट बी। अभी समझाया था ना मैंने कि जब दो वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे के ऊपर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, इसका मतलब होता है एक वेक्टर दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में डॉट जीरो होती है। क्यों होती है वो सब हम कभी और डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बन जाता है और ऑब्जर्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो मैं ए की बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो 2 की 1 से करूंगा कितना हो जाएगा 2, जे वाले की जे वाले से करूंगा कितना आएगा माइनस का 4, और 3 की करूंगा 4 से कितना आएगा 12। मतलब आई वाले के आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से, यूं होती है डॉट प्रोडक्ट। तो 2 की 1 से 2 आ गया, 2 की 2 से कर दी, पर वो माइनस का 2 था तो -4 आ गया, और 3 की 4 से 12 आ गया। अब देखो 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 से 4 कितना आंसर आ गया 10। तो ये हमारे पास आंसर है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। तो ए डॉट बी का फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, कितना आया 10। अब बात आती है कि भैया इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक नंबर आया है। और हमने भी बात करी थी कि क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो यहां पे सिर्फ क्या आया है नंबर, 10 नंबर आ गया। अब बात आती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रोडक्ट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये अलग तरह की गुणा होती है वेक्टर प्रोडक्ट। पर यहाँ पे बात है इसका नाम वेक्टर क्यों है, क्योंकि अगर आप कभी सीखोगे, फिर हमने 12वीं में पढ़ा होगा, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उनकी मल्टीप्लाई से एक ऐसा वेक्टर, उससे उसकी मल्टीप्लाई से वेक्टर आता है, नंबर नहीं आता। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नंबर आया है, वो भी पूरा का पूरा क्या आता है वेक्टर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे ध्यान रखना। और दोनों की ऑब्जर्वेशन हमारे भी फिलहाल किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना था कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवाते कैसे हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। इतना हमारे काम का था, और हमारा चैप्टर जो है वो यहीं तक था। सारे टॉपिक में डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं, चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये फर्स्ट चैप्टर मात्र और मात्र पहली वीडियो में ही मैंने खत्म करवा दिया है। अब जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, उसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा, आप वहां जाके ले लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। और कोई भी डाउट रह जाए, क्वेरी रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।